बड़ी रिनाउंड कंपनी है और प्रोडक्ट भी उसके अच्छे थे, नो डाउट। तो मुझे उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी दिखाया गया। मैंने कहा लेट मी ट्राई। मुझे भी पहले ये चेन जो बनाने वाला बेचने वाला काम लगता था, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पसंद नहीं थी टू बी फ्रैंक। लेकिन मैं ढूंढ रहा था कि कुछ बाहर मिले, तो मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिखी। मैंने कहा ट्राई करते हैं। ट्राई करना शुरू किया। उसके बाद वो लोग मीटिंग्स में और ट्रेनिंग्स में इनवाइट करते थे और मैं जाता भी था, क्योंकि ट्रेनिंग्स लेने में सीखने का पढ़ने का शौक मुझे बचपन से है। तो मैं जाता था। तो लेकिन वहां के ट्रेनिंग्स में जब मैं 2-3 बार गया तो मैं बोर होने लगा। बोर इसलिए होने लगा क्योंकि वहां पे सिखाने की बजाय दिखाने पे ज्यादा जोर दिया जाता, और ऐसा लगता था कि जैसे रात में 11-12 बजे के बाद टीवी पे एड्स दिखाते हैं कि खाली टेस्टिमोनियल्स या चेक दिखा करके लोगों को इंप्रेस या इन्फ्लुएंस करने की बात हो रही है। तो कुछ ही दिनों में मैं ऊब गया उससे, और मैंने मीटिंग्स में जाता तो था लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर घूमता रहता था। मुझे मजा नहीं आ रहा था, जबकि कंपनी अच्छी है। और उसके अलावा कुछ उसके प्लान्स में भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस और ऐसे बाउंडेशंस थे जिसने मुझे सोचने पे मजबूर, क्योंकि मैं जॉब में अपना टाइम अगर देता था तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं बिजनेस को दे पाऊं। मैं एक पार्ट टाइमर था और उसमें टर्म्स और कंडीशंस इतने ज्यादा टफ थे कि मैं बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था, प्रोग्रेस नहीं हो रही थी मेरी। तो मेरे अंदर एक छटपटाहट तो थी, लेकिन फिर भी टिका हुआ था। लगभग 1.5 साल तक मैंने उस कंपनी के साथ कंटिन्यू किया, लेकिन मैं तलाश कर रहा था क्योंकि बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी। फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ढूंढना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू की, गूगल करना शुरू किया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मुझे एक चीज सीखने को मिली जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा सभी को, और अगर कोई दूसरी कंपनी कर रहे हैं वो भी सुने। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब हम कोई प्लान देखने जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है। लेकिन एक बहुत ही बड़े डायरेक्ट सेलिंग लीडर का मैंने एक जगह ब्लॉग पढ़ा था। उन्होंने, और ये बात मैं 2015 की बता रहा हूँ, 2015 में ये ब्लॉग मैंने पढ़ा और उस समय मेरी आंखें खुली कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप प्लान देखते हैं, कंपनी चुनते हैं, तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले द प्लान शुड बी गुड फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी नहीं है तो आप नहीं। वेरी ट्रू। लेकिन हमारे यहाँ मैंने ट्रेंड ये देखा था कि लोग देखते हैं कि हमारे लिए कितना अच्छा है, हमको कितना मिल रहा है। देन उन्होंने दूसरी बात लिखी थी कि द प्लान शुड बी गुड फॉर द मार्केट, क्योंकि मार्केट में आपकी जरूरत रहेगी तभी आप मार्केट में रहेंगे। उसके बाद था कि गुड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया कि जो कंपनी इन तीनों पैरामीटर्स में खड़ी उतरेगी, गुड फॉर द कंपनी, गुड फॉर द मार्केट एंड गुड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर, उसको ही मैं चुनूंगा। और फिर मुझे मेरे साथ मेरी जो अपलाइन थी हर्बल लाइफ कंपनी में मिसेस कोमल खन्ना, उनके थ्रू टीएंस इंटरनेशनल के बारे में पता चला। और मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर शेख अबू जैद, मेरे स्पॉन्सर हैं, उन्होंने मुझे इस प्लान को दिखाया, इस प्लान को उन्होंने समझाया। तो मैंने सोचा कि प्लान तो बाद की बात है। और जो मेरे साथ 1-2 लोग और आए थे इस प्लान को देखने के लिए, उनके मन में एक ये ख्याल था कि ये तो चाइना की कंपनी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक आम जनमानस में ये भावना है कि चाइना के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते। बट बीइंग इन माय प्रोफेशन, मैं जानता था कि हमारी 60% मेडिकल इंडस्ट्री चाइना पे ही टिकी हुई है। चाहे वो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट हो या हमारे मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल हो, 60-70% चाइना से आता है। तो मैं क्वालिटी के प्रति तो आश्वस्त था कि अगर चाइना है तो चाइना हमेशा जिस इंडस्ट्री में घुसता है उसमें कमाल करता है। तो इसलिए पहले मैंने कंपनी एक तरह से मैंने मन ही मन शॉर्टलिस्ट कर ली थी। लेकिन फिर मैंने ये देखना शुरू किया कि मुझे कंपनी का प्लान को देखना है, समझना है, थोड़ा टाइम लेना है। पहले मैंने जल्दबाजी में आकर के कंपनी ज्वाइन कर ली। मैं इस तरह से वो जल्दबाजी इस बार नहीं दिखाऊंगा। फिर मुझे एक एसटीएस में जाने का मौका मिला। वहां से मुझे एहसास हुआ कि ये वो कंपनी है जो मैं चुनना चाहूंगा। एसटीएस में जाने के बाद मुझे तो सबसे पहले ये दिखा कि कोई भी इंसान किसी को अपना चेक दिखा करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा जी। तो मुझे ये यकीन हुआ कि यहाँ पे झूठ का कारोबार नहीं हो रहा है। क्योंकि कई जगह मैंने सुना था लोग झूठे चेक्स भी दिखाते हैं, तो झूठ का कारोबार नहीं हो रहा है, तो ईमानदारी से काम किया जा सकता है, ये भरोसा मुझे हुआ। दूसरी जो बात मुझे एसटीएस में समझ में आई कि एसटीएस में जो मैं पहले भी एक कंपनी का मैं नाम बता चुका हूँ, वहां पे मैं जाता था, तो वहां पे जैसे सरकारी नौकरी में अफसरशाही होती है, रैंक का सिस्टम होता है, उसके हिसाब से आपकी इज्जत होती है। यहाँ पे मैंने देखा कि स्टेज पे आकर के बोलने वालों में बहुत सारे जूनियर्स भी थे, बहुत सारे सीनियर्स को मौका नहीं मिला।
और बहुत सारे जूनियर्स को स्टेज पे आकर के शेयरिंग करने का मौका मिल रहा था। यहाँ पे यानी मुझे पता चला कि टीएन्स का जो कल्चर है वो योग्यता की कदर करता है, ना कि रैंक की। ये मुझे बहुत अच्छी लगी टीएन्स में बात। और उसके बाद मैंने ये देखा कि बहुत सारी कंपनीज में टीम्स का कॉन्सेप्ट है, ये टीम बना रखी है, वो टीम बना रखी है, और लोग अपनी अपनी टीम के साथ गुटबाजी करते हुए मीटिंग्स में भी वो उसकी टीम है तो उसी के साथ। और यहाँ पे मैंने देखा कि सभी एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि मैं किसकी टीम से हूं और मेरी टीम और मेरी अपलाइन की टीम में कौन कौन है। सब एक सा माहौल लग रहा था। ये सारी चीजें माहौल मुझे पसंद आया। उसके बाद एसटीएस शुरू हुआ। एसटीएस के बाद फिर जब मुझे कंपनी पसंद आ गई, कंपनी का कल्चर पसंद आ गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी में आपको कल्चर कैसा मिलता है, लोग कैसे मिलते हैं। और जो लोग डॉक्टर बिंद्रा को सुनते हैं उन्होंने भी सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप घुसते हैं और कंपनी में अगर आपको लगता है कि मेरे चारों तरफ केवल लालची लोग हैं जो पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, तो जल्दी से भाग जाइए, आप वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो माहौल मुझे यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि सबका यही कहना था, किसी का भी यही नहीं कहना था। जैसे मैं पिछली कंपनी में था, वहां पे जो भी मिलता था मुझे, सभी हाथ मिलाने के बाद कैसे है, उसके बाद जल्दी से सुपरवाइजर कीजिए, जल्दी से सुपरवाइजर कीजिए, ये होती थी पहली लाइन। यहाँ पे मुझे जितनी भी सीनियर्स पहले दिन एसटीएस में मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया, सबका यही कहना होता था ट्रेनिंग्स में जरूर आइए। किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये लेवल कर लो, वो लेवल कर लो, सबका यही कहना था आप ट्रेनिंग्स में जरूर आइए, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद मैंने सीरियसली इस प्लान को देखने का फैसला किया कि बिजनेस प्लान क्या है मैं देखता हूं। तब तक मुझे बिजनेस प्लान समझना ठीक से आता भी नहीं था। बिजनेस प्लान में ये देख के खुशी हुई कि ये क्यूमुलेटिव प्लान है और जीरो से स्टार्ट किया जा सकता है, कोई ज्वाइनिंग फी नहीं थी। यानी कि हम जब लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं तो एक्चुअल में मुझे लगता था कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो आते ही बोलते हैं आपको शुरुआत करने के लिए इतने का प्रोडक्ट लेना होगा, ये लेना होगा। हम लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं और मोस्टली हम वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी देते हैं, हाउस वाइफ्स को बोलते हैं। मोस्टली जो हाउस वाइफ्स, स्टूडेंट्स, रिटायर्ड लोग या रोजगार ढूंढने वाले लोग होते हैं, उनकी जेब खाली होती है। तो कैसे हम दावा कर सकते हैं? तो मुझे यहाँ पे वो भी फ्रीडम मिली, क्योंकि मैं चाहता था कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक लाइन और पढ़ी थी, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हम जब दूसरों की जिंदगी बदलते हैं तभी हम ऊपर उठते हैं। हम जब हमारे वजह से जब दूसरों की इनकम बढ़ती है तभी हमारी इनकम बढ़ती है। हम अकेले अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे खासतौर पे हमारे जैसे देश में, जहाँ पे वैसे ही लोगों के पास फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत है, वहां पे एक ऐसी कंपनी का होना जहां पे आप खाली जेब आकर के भी कमाना शुरू कर सकते हो, वो चीज मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने प्लान को फर्दर देखा। तो तब तक ये रिसर्च, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत दिनों से कंपनी ढूंढ रहा था, और इंडिया में काम करने वाली जितनी नामी गिरामी कंपनियां थी, मैंने 20-25 कंपनियों के प्लान देख लिए थे। मुझे सिर्फ ये कंपनी लगी जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं थे। टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थे यानी मेरे जैसे इंसान को, क्योंकि मेरे पास मजबूरी थी कि एक सर्टेन पीरियड से पहले मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता था, तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। बहुत ज्यादा टाइम नहीं होने की वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारा काम होने के बावजूद भी मुझे बोनस नहीं आता था। मैंने काम तो किया लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाता था, कोई ना कोई कोना, कोई ना कोई सिरा छूट जाता था, जिसकी वजह से बोनस नहीं आता था। मेरी मेहनत पैसे में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे लगी कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस तो है ही नहीं, मतलब अगर मेरी वजह से कंपनी को कुछ भी मिलता है तो मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर टीएन्स के प्लान को एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो मैं अभी भी लोगों से यही कहता हूं कि आपकी वजह से कंपनी को जब भी कुछ मिलेगा आपको भी कुछ मिलेगा। वेरी ट्रू। एक लाइन में टीएन्स के प्लान को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इतना सिंप्लीफाइड प्लान मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब यही कंपनी करनी है, और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग्स में आना शुरू किया। उस समय हमारा प्लान 1 स्टार से शुरू होता था, 2 स्टार बनते थे 6600 करके, फिर 3 स्टार बनते थे। तो मैंने पहले दिन 3 स्टार से स्टार्ट किया, और उसके बाद जब मैं 4 स्टार बना तो मेरा बहुत बड़ा एक ग्रैंड वेलकम टाइप का, उसमें पहाड़गंज में एक फ्रेंचाइजी हुआ करती थी, और 4 स्टार बनते ही मुझे कंपनी का प्रोफाइल बोलने के लिए बता दिया गया। तो मैंने बोला कि मैंने तो आज तक कभी बोला ही नहीं है, और मैं हफ्ते भर में 4 स्टार बन गया था, तो मैंने तो कभी बोला ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप अगर गलत भी बोलोगे तो यहाँ जो लोग बैठे उनको क्या पता है कि आप गलत बोल रहे हो, वैसे सब कुछ देख के बोलना है, बोलिए, हमें लगता है कि आप बोल सकते हैं। मैंने बोलना शुरू किया। उसके बाद कई लोगों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई लोगों को लगता है कि हमारा अपलाइन हमारे साथ गलत कर रहा है।
तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अरे ये तो बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। मतलब वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि शेख सर ने जानबूझ के बोला था वहां पे जो थे कि डॉक्टर साहब क्योंकि उनमें क्षमता है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत दिनों तक करेंगे नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि केवल 7 स्टार 8 स्टार आ रहा है स्टेज पे, तो वो करेंगे नहीं, तो उनको करने दो। उसके बाद मैंने शेख सर को रिक्वेस्ट किया कि उस समय मैं साउथ दिल्ली में रहता था, कि खानपुर में हमारा एक सेंटर है, वहां पे आप आइए, हम वहां पे कुछ लोगों को बुलाएंगे और वहां से हम ओपीपी करना शुरू करते हैं, आप आइए। उन्होंने बोला ठीक है मैं आऊंगा। हम लोगों ने गेस्ट बुलाए और पहले ही दिन में 22 गेस्ट बुलाए थे हमने। सारे लोग बैठे, टाइम था 12:30 बज गए, शेख साहब आए नहीं। 12:30 बजे तक शेख सर आए नहीं। हार के मैंने ओपीपी शुरू कर दी। ओपीपी शुरू कर दी और जैसे तैसे 1 घंटे में ओपीपी को खत्म किया। जब खत्म होने वाला था तो शेख सर पीछे आकर के बैठ गए। तो फिर बाद में मुझे थोड़ी नाराजगी भी थी, मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कि आप इतना लेट से आए, हमारी पहले ओपीपी थी और गेस्ट इतनी देर से वेट कर रहे थे। उन्होंने बोला मैं तो 11:15 से आके बैठा हुआ हूँ, मैं जानता था कि मैं नहीं आऊंगा तो आप गेस्ट को वैसे तो भेजोगे नहीं, आप कर लोगे। मैं जब तक आपको पानी में डूबने के लिए छोड़ूंगा नहीं, आप हाथ पैर मारोगे नहीं, आप कर सकते हो। उसके बाद से मेरा वो फर्स्ट मंथ का 22वां दिन था जब मैंने अकेले पहले पूरी ओपीपी की थी, और उसके बाद से आज तक मैं अकेले ही कर रहा हूँ। कई बार मेरे सीनियर्स ने आके सपोर्ट किया है क्लोजिंग में, वो जब मैं इनवाइट करता हूं तब आते हैं, पूरी सपोर्ट करते हैं। लेकिन उस चीज ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया और ये सिखाने का एक नया तरीका दिया कि सिखाने का सबसे अच्छा क्या है कि करने दो। जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं कि कोई गेस्ट होता है तो हम उनको बोलते हैं हमसे बात करो, खुद मत हैंडल करना। लेकिन सीखना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ चीजें खराब होती है। जब छोटा बच्चा लिखना शुरू करता है तो वो पेज, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ खराब करता है। अगर हम चाहेंगे कि उसको परफेक्ट होने के बाद ही पेंसिल और पेज दे तो वो कभी होगा नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सिखाने में गिरना भी जरूरी है। लाइक कोई भी माँ जब अपने बच्चे को या कोई भी बाप जब अपने बच्चे को चलना सिखाता है तो वो सिर्फ उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, दौड़ना नहीं सिखाता। वो उसको छोड़ देता है हाथ पकड़ के। आज तक आपने किसी को दौड़ाते हुए नहीं देखा हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम का बंदा दौड़ना शुरू करे तो उसका हाथ छोड़ना पड़ेगा, और किस वक्त हाथ छोड़ देना है ये भी पता होना चाहिए अपलाइन को। तो ये चीज मैं इस सिस्टम में आकर के पहले महीने में ही समझ गया और इंडिपेंडेंट हो गया। और मैं ये चीज इसमें जो भी अपलाइन या डाउनलाइन है उन सबको कहना चाहूंगा कि जब आपको ये महसूस होने लगे कि मेरा अपलाइन मुझे पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि आपके अपलाइन ने आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचान लिया। वो उसको ये यकीन हो गया है कि मैं इसको सपोर्ट ना भी करूं तो भी ये काम कर लेगा, और इसलिए उसने आपको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया है कि आप अपने हाथ पैर मारे और तैराकी खुद सीखें। ये कल्चर भी मुझे पहले मंथ में समझ में आ गया टीएंस का, और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। मैं इतना एहसानमंद हूं शेख सर का कि अगर उन्होंने मुझसे ये कहा होता कि आप कर सकते हो, धक्का भी मारते तो मैं स्टेज पे नहीं चढ़ता। वो डर मेरे अंदर भी था, वो अगर धक्का भी मारते तो नहीं चढ़ता। लेकिन उन्होंने एक मजबूरी में मुझे डाल दिया कि मुझे चढ़ना पड़ा। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन भी एक बार भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं इसलिए चढ़ गया कि चलो लैपटॉप में जो लिखा है वही तो पढ़ना है। और अच्छा खासा प्रेजेंटेशन हुआ था। 16 लोग आए थे जिसमें से 7 या 8 लोगों ने ज्वाइन किया था। उसके बाद जो टीएंस में मुझे खूबी लगी कि इस बिजनेस को अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खासतौर पर प्रोडक्ट बेस्ड में एक समस्या लोगों के सामने आती है अक्सर कि लोग प्रोडक्ट पे यकीन नहीं करते। जब आप लोगों को बताते हैं कि इस बिजनेस से आप पैसा कमा सकते हो, इस बिजनेस से आप करोड़पति बन सकते हो, बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हो, तो कुछ लोग तो सामने से बोल भी देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, पर उनके मन में ये बैकग्राउंड में होता है कि खुद के पास तो कार नहीं है, खुद तो स्कूटर पे घूम रहा है, स्कूटी पे घूम रहा है और हमें बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा रहा है। वेरी ट्रू। ये चीज लोगों की फीलिंग में, मैं ऐसे सारे लोगों से और बहुत सारे लोगों को जुड़ने के बाद भी मैं मोस्टली जब भी कोई एसटीएस या कोई मीटिंग होती है, मैं पीछे, कई बार मुझे बुलाया जाता है कि आगे बैठो आगे बैठो, मैं फिर भी पीछे बैठना शुरू करता हूँ। क्योंकि पीछे बैठने से क्या होता है, लोगों के फीडबैक सुनने को मिलते हैं, और फीडबैक सुनने से मुझे इंप्रूव करने का मौका मिलता है कि जब मैं अपना कोई शो या स्टेज पे करूंगा तो जो कमियां मुझे सुनने को मिल रही है वो दूर। तो वहां पे सुनने को मिलता है कि लोग स्टेज पे आते हैं और जब बोलते हैं कि जब कोई 7 स्टार 8 स्टार या ब्रॉन्ज मैन आके शेयरिंग करता है, तो पीछे से जो नए गेस्ट या न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको मैंने कई बार बोलते सुना है कि खुद के पास तो ऑल्टो है, खुद तो बाइक पे घूमते हैं, दूसरों को बीएमडब्ल्यू अवार्ड के बारे में बोल रहा है। मैं ऐसे सारे लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा
कि चाहे कोई डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, चाहे कोई बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हो, या चाहे प्राइम मिनिस्टर बना हो, उसको पढ़ाने वाला साइकिल पे घूमने वाला टीचर ही होता है, उसको बनाने वाला साइकिल पे घूमने वाला टीचर ही होता है। और दूसरा, अगर कोई आपसे कह रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं बना सकता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बोला था मैं तेरे को राजा बनाऊंगा, और वो ये बात उसने उसको घास की चटाई पे बैठ के बोली थी। वो राजा था नहीं, कभी राजा बना भी नहीं, लेकिन उसने चंद्रगुप्त मौर्य को भारतवर्ष का सबसे बड़ा सम्राट बना दिया था। तो ये इसमें बहुत सच्चाई है, इसमें डिसबिलीव करने की जरूरत नहीं है। मैंने उस सच्चाई पे यकीन किया, ट्रेनिंग्स में आना शुरू किया और प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे फादर के कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, प्रोडक्ट पे मेरा बहुत अच्छा भरोसा हो गया, मैंने लोगों को भी प्रोडक्ट रिकमेंड करना शुरू किया स्लोली। और टीएंस के अनमैच्ड बिजनेस प्लान और सिस्टम की वजह से मेरा ग्रोथ भी होने लगा। मैं 4 स्टार से 5 स्टार, 5 स्टार से 6 स्टार होने लगा। मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी कोई भी महीना ऐसा नहीं हुआ जिसमें मेरा कुछ ना कुछ पे आउट नहीं आया। कई बार तो ऐसा सरप्राइजिंग होता था कि ये पे आउट क्यों, कहां से आया, क्योंकि मैंने कुछ काम नहीं किया होता, टीम में कहीं किसी ने कुछ खरीद लिया, पे आउट आ जाता था। क्योंकि कई बार बीच बीच में मेरी पोस्टिंग लेह और थॉइस जैसी जगहों पे भी मुझे जाना पड़ा, और फ्रीक्वेंटली मूव्स रहती थी। और हमारे काम में ऐसा है कि हम जब तक काम पे हैं, जो हमारा वर्किंग आवर्स है, उसमें हम मोबाइल यूज नहीं कर सकते। मतलब स्मार्टफोन अलाउड ही नहीं होता है डिफेंस कैंपस में, ऑफिस कैंपसेस में। तो मेरे पास व्हाट्सएप, फोन, ये सब चीजों की सुविधा नहीं होती थी। तो इसकी वजह से टीम को भी मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता था। इनफैक्ट मेरी टीम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहूंगा, उन लोगों से माफी मांगूंगा। उन लोगों को मैंने बहुत ज्यादा, लगभग 4 साल तक बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाया, कई बार फोन ही नहीं उठाता था उनका। मेरी मजबूरी थी, मेरी टीम ने बहुत सफर किया है मेरी जॉब की वजह से, फिर भी उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, सब साथ रहे। उसके बाद धीरे धीरे जब ग्रोथ होने लगी और पोटेंशियल मुझे नजर आने लगा कि हाँ इसमें कमाया जा सकता है, जब आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी ये कंपनी आपका साथ नहीं छोड़ रही, तो अगर आपने बहुत कुछ किया तो क्या मिल सकता है, इस पोटेंशियल को धीरे धीरे पहचानने लगा। लेकिन दूसरा ही साल था मेरा टीएंस में, उस समय मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ, ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो डॉक्टर्स के लिए तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये, अदर देन दैट कि मदर को हुआ है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है, तो डर तो लग रहा था, लेकिन ट्रीटमेंट में खर्चा होगा ये सब का इश्यू नहीं था। बट फिर भी ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबको डर लगता है। ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हुआ, डॉक्टर्स ने सर्जरी सजेस्ट की। सर्जरी के साथ साथ उस समय हमारा हाइपर एचकअप नहीं होता था, लेकिन सप्लीमेंट्स थे अपने। मैंने जिस दिन उनका डिटेक्ट हुआ, कंफर्म हो गया कि है, उसी दिन से उनको ओपीसी, टीपॉली, एफी+ और जिंक और स्पाइरुलिना और मल्टीविटामिन, ये सारी चीजें सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर दिए खिलाने। उसके बाद उनकी सर्जरी हुई, सर्जरी भी अनइवेंटफुल अच्छे से हो गई। उसके बाद उनकी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। 16 साइकिल कीमोथेरेपी के डॉक्टर्स ने एडवाइस किए थे। कर्नल नायर थे उस समय एचओडी वहां पे, उसके ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के। उन्होंने 16 साइकिल्स रिकमेंड की थी कि 16 साइकिल्स कीमोथेरेपी होगी। 5वें साइकिल के बाद उन्होंने खुद ही बोला, जो हर साइकिल के बाद एक टेस्ट होता है, 5वें साइकिल के बाद उन्होंने खुद ही बोला कि पेशेंट को बुलाइए, इट इज अमेजिंग, इनको अब कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर उन्होंने बुलाया कि ये ऐसा केसेस रेयरली होता है। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने उनको ये सप्लीमेंट्स दिए हैं। उसके बाद उन्होंने बुला करके डिपार्टमेंट में बुला करके, इवन मेस तक में एक पार्टी के दौरान, एक इनफॉर्मल पार्टी थी, वहां पे उन्होंने मुझे बुलाया कि इसने ऐसा ऐसा किया। और कैंसर में जहां पे मैंने 16 साइकिल रिकमेंड की थी कि अपना बंदा है, ज्यादा एक्सपोज नहीं करेंगे, कोई दूसरा पेशेंट होता तो मैं 20 साइकिल रिकमेंड करता, मैंने पहले ही कम किया था। और 5-6 साइकिल में पेशेंट ने ट्रेमेंडस रिकवरी दिखाई। उसके साथ एक और फायदा हुआ था कि कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट को बहुत दर्द होता है, 24 आवर्स के अंदर अंदर में उसको दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो सारी तकलीफें उनको नहीं हुई। शी इज वर्किंग, शी इज अ टीचर। तो वो अगले दिन से कीमो करवाने के बाद स्कूल जाना शुरू कर देते थे और पूरे दिन वो स्कूल में रहते थे। तो ये इस चीज ने मुझे एक और यकीन दिया कि दुनिया को जो डर है बीमारियों से, बीमारियों में होने वाली तकलीफ से, और नहीं बीमारी ठीक होने का जो डर है, उसको अगर टीएंस को ठीक से प्रैक्टिस किया जाए तो उस डर को दूर किया जा सकता है। मैंने इसको वहां पे प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन ये कहने की बात नहीं है कि सरकारी तंत्र में किसी चीज को यकीन दिला पाना, और उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज, सीएफए सैंक्शन, कंट्रीज का कौन से कंपनी की है, ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। वहां पे तो मैं कामयाब नहीं हो पाया। फिर मुझे लगा कि मैं बहुत ही लिमिटेड होकर के इस टीसीएम को के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर पा रहा हूं। मुझे जरूरत है इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रमोट करने की, और शायद तब तक मैं
जो मेरी इनकम थी और जो मेरी टीम की ग्रोथ हो रही थी और जो जिस वजह से वो सफर कर रहा था मेरा इनकम, वो मुझे समझ में आ गया था। मुझे इस कॉन्सेप्ट पे और कंपनी पे पूरा भरोसा हो गया था। मैंने एक डिसीजन लिया। मेरी सर्विस अभी पेंशनेबल रेंज में पहुंची नहीं थी, फिर भी मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी जॉब को छोड़ दूंगा। फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त, सारे लोगों ने गालियां देनी शुरू की, ये क्या डिसीजन लिया तुम, तो पता नहीं कौन से बिजनेस के लिए, इसके लिए, उसके लिए छोड़ने की कोशिश कर रहा है। बट मेरा डिसीजन अडिग था, क्योंकि मैं फिर से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूंगा इस बात की तरफ कि दुनिया में लगभग 5% लोग सुपर रिच हैं, 10% लोग रिच हैं, बाकी 90% लोग ऑर्डिनरी या बिलो स्टैंडर्ड या बिलो लेवल की फाइनेंशियल कंडीशन में जी रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग केवल एक पैसा कमाने का या घर चलाने का जरिया नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग अमीर बनने का एक रास्ता है। अगर आप ये सोच के डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं कि किसी तरह से घर चलाने लायक 20, 25, 50 हजार की इनकम आ जाए, तो अल्टीमेटली आप डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? जैसे कोई लड़का है जो चाहता है कि मैं किसी तरह से परीक्षा पास हो जाऊं, 40% नंबर आ जाए, उसको अगर आईआईटी की कोचिंग में डाल दिया जाए तो पागल हो जाएगा, क्योंकि वहां वाले टीचर्स तो उसको उस तरह से पढ़ाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक करोड़पति बनने वाले इंसान की तरह मेहनत सिखाती है, काम करवाती है। लेकिन आपका सपना तो छोटा सा है, आप उतनी मेहनत को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो फेल हो जाएंगे, आप छोड़ के भाग जाएंगे। आपको लगेगा कि काम बहुत है और पैसा कम आ रहा है। एक्चुअली वो जो शुरुआत के 3-4 साल में जो आप मेहनत करते हैं, वो आगे आने वाले 3-4 जनरेशन के लिए कर रहे होते हैं, अपने लिए कुछ नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग। अब 3-4 जनरेशन का काम आप 3-4 सालों में कर लेते हैं, इसीलिए मेहनत ज्यादा लगती है और इनकम कम लगता है कंपैरिजन के हिसाब से। वैसे तो जितने लोग जॉब में मेहनत करते हैं, मुझे नहीं लगता, मैंने कभी नहीं किया। जॉब में 8 से 10 घंटे लोगों को ऑफिस में बैठ करके मेहनत से काम करना पड़ता है। आज तक मैंने कॉन्टिन्यूअसली टीएन्स के लिए 8-10 घंटे एक दिन में कभी काम नहीं किया, और कोई नहीं करता शायद। यही वजह है कि इतनी तेजी से शुरुआत में। नहीं तो टीएन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पहले महीने से भी 30-40 हजार आसानी से कमाया जा सकता है। तो जब मैंने ये देखा, मुझे यकीन था, तो मुझे ये समझ में आया कि जो 90% लोग जो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जो गरीबी की जिंदगी जीते हैं, जो 10% लोग अमीर होते हैं, तो ये बेसिकली हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें अपना माइंडसेट बदलने का जरिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मुझे माइंडसेट बदलना होगा, मुझे अपने आप को जबरदस्ती वैसा बनाना होगा जैसा 90% लोग नहीं सोचते। 90% लोग नौकरी छोड़ने से डरते हैं, खासतौर पे सरकारी नौकरी। मुझे उस डर को जबरदस्ती छोड़ना होगा। 90% लोग रिस्क लेने से डरते हैं, मुझे जानबूझ के रिस्क लेना होगा, क्योंकि मुझे अलग बनना है। अगर मैं सोचूं वैसा ही जैसा 90% लोग सोचते हैं, करूं वैसा ही जैसा 90% लोग करते हैं, तो मैं 10% में तो कभी नहीं पहुंच सकता, मैं वही 90% में रह जाऊंगा। तो मुझे डेफिनेटली जो मेजॉरिटी कह रही है, मेजॉरिटी ने मुझे यही कहा कि जॉब मत छोड़ो। इसका मतलब मुझे समझना सही डिसीजन। 90% लोगों ने मुझसे ये कहा कि रिस्क मत लो। मुझे समझ में आ गया कि रिस्क लेना ही सही है, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा काम बिना रिस्क लिए होता है। मैंने डिसीजन लिया, और कहते हैं ना कि भगवान जब परीक्षा लेता है ना, ठोक बजा के लेता है। मैंने फरवरी 2020 में, 29 फरवरी 2020 मेरे जॉब का आखिरी दिन था, मैंने जॉब छोड़ दिया। मार्च में सारा कुछ क्लियरेंस और सारी जो कागजी कार्रवाई होती है वो सब खत्म करते करते होली का टाइम आ गया। होली से पहले मैं दिल्ली आ गया वापस। उसके बाद मार्च में लॉकडाउन हो गया, 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। अब मुझे झटका लगा, फिर मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं ये गलत तो नहीं हो गया, मैंने जॉब छोड़ के और ये किस्मत मेरी खराब, लॉकडाउन हो गया, अब डायरेक्ट सेलिंग चलेगी कैसे? ये तो लोगों से मिलने का काम है, लोगों को बताने का काम है, यहाँ पे तो लॉकडाउन कर दिया, सब अपने घरों में बंद रहो, कैसे होगा? फिर मुझे याद आया कि पहले भी मैं ज्यादातर कॉन्टेक्ट फेसबुक के थ्रू ढूंढता था। मैं चलो फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। तब तक और भी बहुत सारे लीडर्स ने जूम के थ्रू मीटिंग्स करना शुरू किया, तो मैंने फेसबुक को चुना। मेरा फेसबुक को चुनने का रीजन ये था कि सारे लोग शायद एक वक्त पे फ्री ना हो पाए, और मैं इतना कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूं, मेरी टीम भी बहुत बड़ी नहीं है, या मेरा कोई कि मेरे नाम से अट्रैक्ट होकर के कोई उसी टाइम में कि सारा काम छोड़ करके ये मीटिंग देखनी है। तो अगर मैं जूम पे करूंगा तो शायद सारे लोग नहीं देख पाएंगे, और मुझे ऐसा कंटेंट देना था जो रेगुलर ना हो, जिसकी लोगों को जरूरत बार बार सालों तक पड़ती रहे। तो इसलिए मैंने फेसबुक को चुना कि एक बार जो मैं उस पर बता दूंगा वो रहेगा वहां पे सेफ। लोग बाद में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से
देख सकते हैं। मैंने फेसबुक को चुना, उसके बाद पॉल सर की जूम मीटिंग शुरू हुई, आपकी जूम मीटिंग शुरू हुई, पांडे सर की जूम मीटिंग शुरू हुई, और मैंने तीनों से ही फायदा उठाना शुरू किया और अपने गेस्ट को, अपनी टीम को तीनों ही मीटिंग्स में इनवाइट करना शुरू किया। मैं डेली दिन में 4-5 मीटिंग्स देखता था, एक मीटिंग करता भी था और पूरी टीम को, गेस्ट को इनवाइट करता था। नतीजा ये हुआ कि अप्रैल का महीना मेरे लिए टीएन्स कैरियर का सबसे अच्छा महीना बना, मेरा सबसे हाईएस्ट पे आउट गया। इस महीने मैंने उसको भी सरपास कर लिया है ऑल्दो, लेकिन अप्रैल का महीना मेरे 4.5 साल के टीएन्स के कैरियर का सबसे अच्छा महीना था, जो लॉकडाउन के बाद का सबसे पहला महीना था। फिर मुझे ये समझ में आया कि लोग बार बार कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर मुझे ये समझ में आया कि वाकई में अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि इसके कुछ फायदे हुए कि जैसे जो लोग दूर होने की वजह से मीटिंग में पता नहीं कितनी दूर बुला रहा है, कौन जाए, गर्मी है, बारिश है, ठंडी है, घर का काम है, ये काम है, हम आराम से मीटिंग कर सकते हैं और देखने वाले आराम से घर बैठे मीटिंग देख सकते हैं। इसलिए देखने वालों की संख्या बढ़ी। जो लोग ज्वाइन कर चुके थे और कभी ट्रेनिंग्स में नहीं आए थे, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि टीएन्स है क्या, हम कमा सकते हैं या कैसे हमारी सेहत बेहतर हो सकती, उन लोगों ने भी देखना शुरू किया। और जो लोग 3 साल से 3.5 साल से ज्वाइन करके सोए हुए थे, उन लोगों ने बोला कि मुझे करना है। अब उनकी आईडी सबकी वो फेलियर ऑफ रिन्यूअल दिखाने लगा था, इसलिए मैंने आपको भी कई बार परेशान किया कि इस आईडी को एक्टिवेट कराओ, क्योंकि 3-3 साल 3.5 साल से जो सोए हुए थे वो भी जागने लगे, हमें भी करना है, हमें भी करना है। तो मुझे बहुत फायदा हुआ, अच्छा लगने लगा पूरे टीएन्स को, पूरे इंडिया को। पहले अपनी टीम या आसपास के जो लोग थे उन्हीं से जानने पहचानने का मौका मिलता था। इनफैक्ट सम्मान तो डिफेंस में भी बहुत ज्यादा मिला, बहुत सलूट मिले, लेकिन जो प्यार यहाँ पे लोगों से मिला, जिन लोगों को मुझसे कोई फायदा नहीं, मुझसे कोई इनकम नहीं, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अपने अपलाइंस ने, जिनसे मैं बात नहीं करता था और कम्युनिकेशन गैप की वजह से लगता था कई बार कि ये शायद बहुत कमाते हैं इसलिए बहुत ज्यादा एटीट्यूड में है, उन लोगों से बात करने का मौका मिला। तो एक्चुअल में बहुत, शायद ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है सिर्फ, ये शायद बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। बहुत सारे लोग शायद मेरे लिए भी कुछ अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो, उनको भी मुझे पहचानने का मौका मिला होगा, और मुझे भी बहुत सारे लोगों को पैन इंडिया में टीएन्स में पहचानने का मौका मिला कि वाकई में ये इंसान तो कुछ और ही है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था इसके बारे में। तो ये जो जूम मीटिंग्स और ऑनलाइन मीटिंग्स ने कम्युनिकेशन गैप को शुरू किया, खत्म किया, और उसकी वजह से ये बिजनेस करना आसान हो गया। हम इसको पहले वर्क फ्रॉम होम बोलते तो थे कि घर से आप काम कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वर्क फ्रॉम होम ये 22 मार्च के बाद बना। बिल्कुल। और जहां तक मैं प्रोडक्ट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो दुनिया में बहुत सारी कंपनी हैं, लगभग अगर वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज की बात करें तो 94 कंपनीज हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। उनसे टीएन्स अलग कैसे है, उसका रीजन ये है हमारे इक्विपमेंट्स। जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जो टीसीएम पैथी जिसको टीएन्स फॉलो करता है, लोग बोलते हैं ये सप्लीमेंट्स ही तो है, लेकिन बेसिकली शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मैं बताना चाहूंगा कि वो एक बार टीसीएम पैथी को पढ़ें। जो हमारा ऑफिशियल ओपीपी है, उसने प्रोडक्ट्स को आप देखेंगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि ये क्लींजिंग सीरीज है, ये सप्लीमेंटिंग सीरीज है, ये बैलेंसिंग सीरीज है। तो जब हम बीमारियों को होने, सिंस मैं इस चीज को जानता था, इसलिए इस चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और बहुत ज्यादा भरोसा दिया कि जो बीमारियों के होने के रीजन होते हैं वो कुछ खास रीजन है कि बीमारियां क्यों होती है। बीमारियां होती है कि अगर बाहर से कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसी चीज जो शरीर के लिए नुकसानदेह है, जहरीला है, टॉक्सिन जिसको बोलते हैं, वो अगर आपके शरीर में चला गया तो वो आपके शरीर के अंदर जाकर के आपके सेल्स को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे आपका कोई ना कोई ऑर्गन अफेक्ट होगा और कोई ना कोई बीमारी होगी। तो हमारे पास उसके लिए क्लींजिंग सीरीज के प्रोडक्ट्स हैं जो उसको साफ करते हैं। लेकिन हम वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना स्टार्ट करें, हमें बीमारियों का एहसास हो, हम उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करें, तब तक वो अपना खेल दिखा चुके होते हैं, कुछ ना कुछ डैमेज अंदर कर चुके होते हैं। तो जितने सेल वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, जितने वो ऑर्गन को डैमेज कर चुके हैं, उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास सप्लीमेंटिंग सीरीज के प्रोडक्ट्स हैं। अब आता है उसके बाद बैलेंसिंग सीरीज। बैलेंसिंग सीरीज का क्या रोल है उसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमारे शरीर में जब भी हम कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो अनलाइक एलोपैथी में जैसे कुछ इंजेक्शन है जो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है, लेकिन जब हम ओरल सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कोई, तो वो हम खाते हैं, वो हमारे पेट में जाता है,
वो डाइजेस्ट होता है और उसमें जो भी खूबियां हैं वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर के पूरे शरीर में जाएगी और जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसको फायदा पहुंचाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी रक्त वाहिकाएं हैं जिसमें हमारा खून बहता है। अगर उन सबको निकाल के सीधा किया जाए, लंबा किया जाए, तो चांद तक जाके वापस आ जाएगा। उसको इतने छोटे 5 से 6 फीट के शरीर के अंदर फिट किया गया है, तो उसमें इतने सारे घुमाव होते हैं कि कहीं ना कुछ ब्लॉकेज आता है। हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ा है, उसकी वजह से ब्लॉकेज भी होता है। और वैसे भी कहीं कोई नस दब गई, कुछ हो गया, अगर हम घुटने के दर्द के लिए कोई दवा खा रहे हैं, लेकिन घुटने तक उस दवा के असर को जो नस कैरी करेगा, अगर उसी में ब्लॉकेज है तो दवा घुटने को तो मिलेगी ही नहीं। इसलिए कई बार दवाइयां बेअसर हो जाती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट हो, और इसीलिए बीसीएम मेरा फेवरेट इक्विपमेंट बन गया शुरुआत में। क्योंकि हम कोई भी दवाई, चाहे वो कहते हैं ना हकीम लुकमान से भी, या आप धनवंतरी से लेकर के दवाई आ जाओ, दवाई जहां पे आपको प्रॉब्लम है अगर वहां पहुंच ही नहीं रही है, तो कितना भी बड़ा वैद्य है, डॉक्टर है, उसकी दवाई आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। कई बार डॉक्टर्स, हम लोग भी अपने प्रोफेशन में कई बार परेशान होते हैं कि हम उसको सही दवाई दे रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा। फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि उसका शरीर जो है उस दवाई का फायदा ले नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह से जो हमारा बीसीएम मशीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि वो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं दूसरी कंपनी जो सप्लीमेंट्स बनाती है वो अच्छे नहीं है, लेकिन उनको खाने वाले को उसका 10% फायदा हो रहा है या 5% फायदा हो रहा है, ये ना तो उनको पता चलता है, ना उनको उस फायदे को ज्यादा करने का कोई उनके पास तरीका है। लेकिन हमारे पास वो है कि हम सप्लीमेंट देने के साथ साथ अगर बीसीएम मशीन की थेरेपी देते हैं तो पूरे शरीर को उस सप्लीमेंट का ऑप्टिमम बेनिफिट मिलता है। अगर हम क्लींजिंग की बात करते हैं तो आपने देखा होगा बीसीएम मशीन स्पाइरल मोशन देता है। जैसे आज भी मेरी किसी से बात हुई, बोला था कि वाइब्रेटर तो ही है। मैंने कहा अगर वाइब्रेशन में और सर्कुलेशन में फर्क नहीं है तो ये सेम है। ये सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट का मतलब जैसे कोई ग्लास है या कोई बॉटल है, अगर उसको साफ करना होता है तो हम उसमें ब्रश को ऐसे या ऐसे नहीं हिलाते, हम उसको गोल घुमाते हैं ताकि वो दीवारों के साथ जमी हुई गंदगी को भी साफ कर सके। तो हमारा खून भी जब हमारे रक्त वाहिकाओं में गोल गोल घूमता है तो ब्लॉकेज को दूर करना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ किसी भी सर्कुलेटरी मोशन का, चक्रवात का टेंडेंसी होता है ऊपर उठने का, तो रिफ्लेक्स पॉइंट्स को मसाज करके वो ऊपर उठाता है, यानी सिर तक आपके ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमम बनाता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन ऑप्टिमम हो रहा है और बीसीएम की वजह से जो गंदगी आपने अपने अंदर जमा कर ली है और जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, जो ब्लॉकेज हो गया है, वो सारा कुछ निकलना शुरू हो जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप ठीक हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा कहते हुए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर काम करने वाले लोगों के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं होती। जब वो लोगों को कुछ रिकमेंड करते हैं कि आप ये सप्लीमेंट खा लो, आम जनता के लिए तो सप्लीमेंट्स हम कितना भी समझा के थक जाओ, वो उनके लिए दवाई ही है। ये दवाई है, ये बीमारी ठीक करने के लिए हम ले रहे हैं, तो वो सोचते हैं ये कौन सा डॉक्टर है। और खास तौर पे जो आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार होते हैं, वो सोचते हैं ये कल तक तो ये कॉल सेंटर में काम कर रहा था, कल तक तो ये क्रेडिट कार्ड बेच रहा था, कल तक तो ये चौकीदार था, ये साइकिल पे घूम रहा था, आज डॉक्टर बन गया, ये दवाई बेच रहा है। इसलिए वो लोग और भी भरोसा नहीं करते आप। तो ऐसे लोग, या कुछ लोगों को डर लगता है कि एक बिना डिग्री वाले इंसान से मैं कुछ लेकर के खा लूं, पता चला साइड इफेक्ट हो गया, तो उस मामले में टीएंस ने मुझे बहुत ज्यादा भरोसा दिलाया कि मेरी टीम भी इसको उसी तरह से प्रमोट, चलो मैं तो अपने नाम या डिग्री का सहारा लेकर के प्रमोट कर भी लूंगा, लेकिन मेरी टीम में सारे डॉक्टर तो नहीं होंगे, वो कैसे प्रमोट करेंगे। तो उस चीज में जो टीएंस का डेमो सिस्टम था, ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो प्रोडक्ट्स को डेमो करने में बहुत ज्यादा बिलीव करती है। मैंने देखा कि एक अनजान, एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता, किसी को बोलना नहीं आता, वो एक अलग स्टोरी है कि किसी को पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, बोलना नहीं आता, उसको तो ट्रेनिंग सिस्टम सिखा देगा। लेकिन एक कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बोल ही नहीं पाए, जिसके मुंह में जबान ना हो, वो भी इस बिजनेस को कर सकता है अगर वो सिर्फ डेमो दिखाना सीख ले। क्योंकि डेमो इतने सिंपल और इतने क्लैरिफाइड है, आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करने आता, आपको किसी के कमर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द होता है, और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको अपने घर बुलाइए, अगर आपके पास बीसीएम मशीन है, 3 दिन तक उसको बीसीएम इस्तेमाल करने दीजिए, उसके बाद वो बाकी सारा खुद ही समझ जाता है कि मुझे फायदा हो रहा है। सैनिटरी नैपकिन का डेमो अगर आप 10 लोगों को दिखाते हैं तो उसमें से 8 लोग ऐसे होते हैं जो गन पॉइंट पे भी उस ब्रांड को बाद में बदलने को तैयार नहीं होंगे। जो सप्लीमेंट्स होते हैं वैसे तो वो फायदे के लिए और अपनी सेहत के लिए लाइफ टाइम खाना चाहिए,
लेकिन हिंदुस्तान में लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है, जिसकी वजह से जिंदगी भर कोई नहीं खाता सप्लीमेंट्स को, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, इवन टीएंस के भी सप्लीमेंट्स लोग दो ही कंडीशन में खाते रहते हैं और छोड़ देते हैं। एक, जब तक उनकी कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई वो छोड़ देंगे, या जब उनका मन भर गया, उनको लग गया कि इससे मेरी ठीक नहीं होने वाली, तब वो छोड़ देंगे। लेकिन मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे कुछ पर्सनल केयर और होम केयर की भी चीजें मिली कि इंसान ने अगर एक बार शुरू किया, अगर कोई टीएंस का टूथपेस्ट हो या सैनिटरी नैपकिन हो या साबुन हो या हैंड वॉश हो, अगर वो एक बार शुरू करता है तो वो उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। मुझे बहुत सारे परमानेंट कस्टमर इन चीजों के ऐसे ही मिले हैं। जैसे वो कोई चीज खरीद 5-7 हजार 10 हजार की कोई चीज खरीदते थे, तो मैं सोचता इतना समझाने से, माथापच्ची करने से अच्छा है कि एक 128 रुपए का सैनिटरी नैपकिन फ्री में गिफ्ट दे दो, महीने से अपने आप ही ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते थे। टीएंस का जो प्रोडक्ट की किटी है, जो प्रोडक्ट का इनका समावेश है और जो डेमो करने का तरीका है, उसने बिजनेस को बहुत ही आसान बना दिया, बहुत ही अप्रोचेबल बना दिया लोगों के लिए। इस चीज का मुझे एडवांटेज हुआ और उसके बाद मुझे प्रमोशन करने में हेल्प मिली मशीनों की वजह से। उसके बाद एक और चेंज आया जब एक्यूलाइफ की लॉन्चिंग थी। मेरे ज्वाइन करने टाइम में एक्यूलाइफ था नहीं, पुराने मॉडल वाला बंद हो चुका था, नए मॉडल वाला लॉन्च नहीं हुआ था। मैं जब 6 स्टार था तब एक्यूलाइफ की लॉन्चिंग हुई थी, 5 स्टार या 6 स्टार था तब एक्यूलाइफ की लॉन्चिंग हुई थी। लॉन्चिंग से पहले बहुत जोर शोर से लॉन्चिंग का प्रचार चल रहा था। मैंने एक बार शेख सर से पूछा कि सर ये मशीन क्या है, उन्होंने बोला कि ये मशीन आएगी तो बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। मैं, इसमें ऐसा क्या है? उन्होंने बोला कि ये बीमारियों का पता भी लगा लेती है और ठीक भी कर लेती है। मैंने कहा फिर तो ये कमाल की मशीन है, फिर इसकी कीमत कितनी है? तो शेख सर ने बोला कीमत तो लॉन्च होने के बाद भी पता चलेगा, लेकिन 1 लाख भी हो तो कम है। मैंने मनी मन सोचा ऐसे ही हवा दे रहे, 1 लाख की मशीन लेकर के कोई इक्विपमेंट आएगा, कोई कौन खरीदेगा? मैं भी यही सोचा कौन खरीदेगा। जब वो मशीन लॉन्च हुई, मैंने एक्यूलाइफ देखा कि ये छोटा सा डेलिकेट सा कुछ, ये पुराने मॉडल का मोबाइल फोन जैसा लगता है, पता नहीं ये क्या काम करेगा। डरते डरते लॉन्चिंग वाले दिन ही मैंने एक्यूलाइफ खरीदी। एक्यूलाइफ खरीदने के बाद सबसे पहले मैंने अपने फादर को बिठाया कि आइए आपको चेक करता हूं, क्योंकि मुझे उनकी प्रॉब्लम थी। एक्चुअल में मैं उनको नहीं चेक कर रहा था, मुझे मशीन को चेक करना था कि उनको जो प्रॉब्लम सही है डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। मैंने मशीन को चेक किया, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। जैसे मैंने प्रोस्टेट वाले पॉइंट पे लगाया, वो उछल के कुर्सी से उठ के भाग गए, ये क्या लेके आ गया है। मुझे यकीन हो गया मशीन सही काम कर रही, मतलब ये प्रॉब्लम्स पहचान रहे। उसके बाद मैंने एक्यूलाइफ को अपना हथियार बनाया, एक्यूलाइफ के बारे में पढ़ना और सीखना शुरू किया। संयोग से एक बार मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे वेटिंग लॉन्ज में बैठा हुआ था। मुझे वहां पे वियतनाम का एक लीडर मिला टीएंस का। वो जानता नहीं था मुझे कि मैं टीएंस में हूं, मैं भी उसको नहीं जानता था। तो उसने मुझे, जब मैं हेड केयर निकाल करके ऐसे स्ट्रेस फील कर रहा था, मैं हेड केयर करने लगा और मेरी फ्लाइट 2-3 घंटे लेट हो गई थी किसी वजह से। तो मैं लॉन्च में बैठा हुआ था, जब मैं हेड केयर करने लगा तब वो मेरे पास उठ के आए और उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में मुझसे पूछा, आर यू फ्रॉम टीएंस? मैंने कहा यस। तो फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, डू यू यूज ऑल इक्विपमेंट्स? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने एक बात बोली कि जो आमतौर पर बुरी लगनी चाहिए, लेकिन बाद में मुझे उनकी बात वो अच्छी लगी। जब उन्होंने एक्यूलाइफ के बारे में बात करनी शुरू की तो फिर उन्होंने बोला कि इंडियंस आर इडियट। मैं पूछा ऐसा क्यों बोल रहा है? मेरे को भी थोड़ा लगा ऐसा क्यों बोल रहा है। दे आर नॉट यूटिलाइजिंग इवन 10% कैपेबिलिटी ऑफ एक्यूलाइफ। वेरी ट्रू। तो मैंने बोला कि व्हाई यू आर सेइंग सो? बोला एक्यूलाइफ, when somebody has pain, somebody has blockage, somebody has tumor, means big problems, then only you use एक्यूलाइफ. एक्यूलाइफ has the capability to cure the fever. फीवर को 2 मिनट में डाउन कर सकता है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल ला सकता है। संजोग मेरा अच्छा कहिए या उसका बुरा कहिए, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ था जिसको 102 बुखार था उस टाइम। वो उसकी बात सुन करके आ गया, बोला करके दिखा। मेरे पास भी एक्यूलाइफ बैग में पड़ा हुआ था, मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए मैंने भी निकाल के उसके सामने रख दिया और उसने सही में 2 मिनट के अंदर में उसका टेम्परेचर नॉर्मल कर दिया एक्यूलाइफ से। बोला यू डोंट नो द कैपेबिलिटी ऑफ एक्यूलाइफ। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मशीन सच में कमाल कर सकती है। और आज तक मेरा बिजनेस का जो भी डेवलपमेंट है उसमें 70% रोल एक्यूलाइफ का है। चाहे लोग एक्यूलाइफ ना खरीदें, लोग एक्यूलाइफ की थेरेपी ना लें, लेकिन एक्यूलाइफ का जो डेमो होता है उसकी वजह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीम में एक 6 स्टार हैं जिनको एक स्नीजिंग हो रही थी, ट्रेन में वो बैठे हुए थे, उन्होंने खिड़की खोल दी
मैं ट्रैवल कर रहा था जनशताब्दी में, उन्होंने खिड़की खोल दी, धूल मिट्टी की वजह से उनको एलर्जी की प्रॉब्लम थी, उनको खतरनाक स्नीजिंग शुरू हो गई, रुक ही नहीं रही थी। मैंने बैग से एक्यूलाइफ निकाला और उनको एलर्जी वाले पॉइंट पे 7-8 मिनट थेरेपी दी, उनकी स्नीजिंग बंद हो गई। ही वॉज अमेज्ड। अभी वो साथ में काम कर रहे हैं मेरे, और वो 6 स्टार है। उन्होंने आज भी, अभी उन्होंने सेशन शुरू होने वाला था 2 मिनट पहले फोन किए कि सॉरी मैं भूल गया था ट्रांसफर करना, उनको एक्चुअली एच कप लेना था, आज तो ऑफर का लास्ट डेट है। मैं कोई बात नहीं, हमारे रूपेश सर की फ्रेंचाइजी रात में 2 बजे भी खुली रहती है, मैं उनको कर दूंगा, आप ट्रांसफर करो। शायद उन्होंने किया होगा, मैं भी मैसेज चेक करूंगा बाद में। तो वो 6 स्टार है, अभी महाराष्ट्र से है। तो इस तरह के लोग, आप इस तरह का कमाल दिखा सकते हो। एक बार मैं बैंक में गया, बैंक में जब नोटबंदी हुई थी, तो बैंक में उस समय तो बैंक वाले बहुत परेशान थे, और मैं गया था कैश लेने, पुराना नोट बदलवाने के लिए। तो जो बंदा बैठा हुआ था काउंटर पे, टेलर काउंटर पे, वो पसीने से नहाया हुआ, जबकि बैंक में एसी चल रहा है फर्स्ट क्लास। और जो नोटबंदी का टाइम था, उस टाइम इतनी गर्मी भी नहीं थी ज्यादा, फिर भी एसी चल रहा था अंदर, और वो पसीने से नहाया हुआ। मैंने उसको पूछा, आपको बीपी की प्रॉब्लम है क्या? तो उसने बोला, आप डॉक्टर हो क्या? मैंने कहा उससे मतलब नहीं है, मैं चाहता तो बोल सकता था हाँ मैं हूं, लेकिन मैंने बोला उससे मतलब नहीं है, मैं आपका बीपी ठीक कर सकता हूँ। तो बोला कैसे? मैंने कहा आप एक हाथ से काम करते हो कंप्यूटर पे, एक हाथ से ये करते रहो। तो फिर उसने मुझे बुला लिया अंदर, और उसका फायदा ये हुआ कि जो नोट वोट में टाइम लगना था, लाइन लंबी थी, वो सब का भी मुझे उसके बाद फायदा होता रहा। उसके बाद मैं जब भी जाता था उसको फोन पे कॉल करके बुला लेता, वो गेट पे आ जाता था, मेरे पैसे फॉर्म वॉर्म सब वही करता था बाद में। तो मेरी नोटबंदी मेरा बहुत आराम से गुजरा उस बंदे की वजह से। रामनाथ सिंह नाम है उनका, यही SBI आर के पुरम में है वो। तो उन्होंने मुझे काउंटर के पीछे बुला लिया, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनको पीछे खड़े होकर के हेड केयर की थेरेपी दे रहा हूँ। पूरा बैंक देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। 10-15 मिनट के बाद ही स्टार्टेड टू फील रिलैक्स, और वहां से मुझे 7-8 कस्टमर मिले थे उस क्राउड से। फिर मैंने उनको जब बोला तो कि कितने का है, मैंने बताया 12,000 का है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत महंगा है। मैं कहा आपको कितने साल से ये प्रॉब्लम? तो उन्होंने बोला कि मुझे तो 8-10 साल हो गए। फिर मैंने कहा कितने की दवाई खाते? बोला मेरी दवाई तो 250-300 की आती है। मैंने कहा 10 साल में कितने का खा लिया? तो फिर वो चुप हो गए। बैंक का था कैलकुलेट, तो उसने तुरंत कर लिया होगा, बोला नहीं। फिर बोला अभी और कितने दिन जीने की चाहत है, वो भी कैलकुलेट कर लो, अब बताओ ये सस्ता है कि महंगा? तो बोला यही वाला दे दो। मैंने कहा ये तो बहुत पुराना है, मैं 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, आप नया ले लेना, मैं आपको कल ही दे दूंगा ला करके। वो माना नहीं, बोला यही वाला दे दो। फिर उसने मुझे 2-2.5 महीने के बाद बताया कि उसको लगता था कि ये डेमो वाला है, इसमें कुछ खासियत होगी, ये तो काम करेगा, शायद मैं जो नया दूंगा वो नकली होगा, तो वो काम ना करे, इसलिए उसने पुराना ही लिया। वो बोला मुझे नया नहीं चाहिए, मुझे यही दे दो, मेरा इसी से ठीक हुआ है। तो इसलिए मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि कभी पब्लिकली अपने प्रोफेशन को छुपाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक प्लेस में जितना प्राउड के साथ, जितना कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को आप बताएंगे। मैंने देखा है कई नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, जो जॉब के साथ इस चीज को कर रहे हैं। वो अगर उनसे कोई पूछता है आप क्या काम करते हो, तो वो जॉब के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। मैं टीचर हूं, मैं LIC में हूं, मैं वो ये नहीं बताते कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं, मैं या TNS में हूं, या इस तरह से कुछ नहीं बताते। मैंने ये चीज सीख ली थी, और मैं जब मुझे 6-7 महीने ही हुए थे, अगर मुझे अपने ऑफिस कैंपस के बाहर अगर कोई मुझसे पूछता था आप क्या करते हो, तो शायद मैं अगर जो अपनी जॉब का इंट्रोडक्शन देता तो मुझे रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता। लेकिन TNS का इंट्रोडक्शन देने से बिजनेस ज्यादा मिलेगा, इसलिए मैं बोलता था मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैं ये नहीं बोलता था, क्योंकि दूसरा रीजन कि जब मैं अगर किसी को शुरुआत से ही ये बता करके अगर अपनी टीम में जोड़ूं, कई बार लोगों को ये भी लगता है कि उनको, आप तो डॉक्टर हो, आपके कहने से तो कोई भी कुछ भी लेगा, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। इसलिए कई बार मैं लोगों को जब पहली बार प्लान देता हूं या दिखाता हूं, तो अपना इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताता कि मैं डॉक्टर हूं बाय प्रोफेशन। मैं उनको बोलता हूं कि मैं फौजी था, फौज में क्या था ये नहीं बोलता। जब मैं बाय प्रोफेशन मैंने पढ़ाई की हुई है इस चीज की, मुझे नॉलेज, ये नहीं बताता। और मैंने शुरुआत से ही एक चीज देखी कि TNS का ये कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे प्लान कागज पे दिखाया जाता था। 101 प्रेजेंटेशन करने पे जोर दिया जाता था, प्लान कागज पे दिखाया जाता था। मैंने एक बार शेख सर से पूछा कि सर आप लैपटॉप लाते हो, आप उसमें कंपनी का प्रोफाइल वीडियो वगैरह दिखा करके लैपटॉप बंद क्यों कर देते हो, उसमें प्लान क्यों नहीं दिखाते हो? तो उन्होंने मुझसे कहा कि सामने वाले बंदे के पास अगर लैपटॉप नहीं होगा ना, तो ये सोचेगा कि ये काम लैपटॉप वालों का है। तो ये जो सिंप्लिसिटी थी, खासतौर पे शेख सर को सारे लोग जानते हैं और सबको पता है कि वो कितने सिंपल हैं। तो ये जो सिंप्लिसिटी थी कि जब मुझे लगता था कि एक इंसान जो इतना कमाता है
वो हमारे साथ तो रोहिणी में जो डी मॉल के बगल में वो चाय वाला है पेट्रोल पंप के कॉर्नर पे, वहां पे खड़े होकर के चाय पीने लगते थे। तो सबसे अच्छा मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर लगा और उसने मुझे डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया कि मैं टीएनस ही करूंगा। उसके बाद मैंने अपने फेसबुक पे भी आज पोस्ट डाला है कि मैं इसमें केवल टीएनस के बारे में बात नहीं करूंगा, टीएनस के बारे में बहुत सारी बातें होगी, मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करूंगा। दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां पे 70% तक लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं। बहुत सारी कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, टीएनस का बिजनेस, कई बार लोगों ने अफवाह फैलाया कि टीएनस का बिजनेस डाउन जा रहा है, टीएनस का बिजनेस डाउन जा रहा है। ऑब्वियसली टीएनस का बिजनेस डाउन गया, बीच में एक साल टीएनस का बिजनेस डाउन गया। उसका ये रीजन नहीं है कि टीएनस करना लोगों ने छोड़ दिया, उसका ये रीजन है कि टीएनस का बिजनेस बहुत ऐसे देशों में भी था जहां की कुल आबादी 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख है। कम से कम 60-70 ऐसे देश हैं जहां पे टीएनस का बिजनेस था। वहां पे ऑलमोस्ट हर कोई टीएनस का डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, हर कोई प्लैटिनम हो चुका है। तब वो थोड़ी ना बड़े बड़े पैकेज और बड़े बड़े, वो तो सिर्फ रेगुलर परचेज की चीजें कर रहे हैं। तो वहां पे टर्नओवर घटा। तो इसकी वजह से फिर बाद में टीएनस ने अभी नए सिस्टम में चेंजेस लाने शुरू किए हैं। बहुत सारी कंट्रीज में माया को इंप्लीमेंट किया है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया है और हम फिर से अपने पिछले टर्नओवर को पार कर चुके हैं ऑलरेडी लॉकडाउन के पीरियड में ही। तो ये समझने की जरूरत है कि जो ऐसी छोटे छोटे देश है जहां पे 70% 80% बाकी लोग हैं, माइनर्स भी हैं या जो बहुत बुरे लोग हैं, वो तो ज्वाइन नहीं करेंगे। जो बहुत एज्ड है या जो बहुत रिच हैं या माइनर है, तो अगर उनको पॉपुलेशन में से हटा दिया जाए तो 70% के आसपास किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन होती है जो डायरेक्ट सेलिंग में आ सकती है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो इंडिया में लगभग 1 करोड़ में से 120 करोड़ के लोग डायरेक्ट सेलिंग में होने चाहिए। जितनी पुरानी हिस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में, कम से कम 50 करोड़ लोग तो होने चाहिए। अभी इंडिया में 5 से 6% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए। उसका रीजन क्या है, ये बात खुश होने की, जो मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा। और ये रिसेंटली, ये मेरे साथ लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले ही ये मेरे साथ, आप इसको अब हादसा कहो या मेरे लिए एक सीख कहो, जो हुआ, जो मैंने सीखी कि मैंने एक अपने टीचर को, जो ट्यूटर हुआ करते थे, वो साइंटिस्ट थे और वो फोरेंसिक चीजों के और विसरा के पोस्टमार्टम का एक्सपर्ट माने जाते थे एम्स में, डॉक्टर रेड्डी, वो रिटायर हो चुके थे। मैंने उनको अप्रोच किया कि आप रिटायर हो चुके हो सर, आ जाओ आप टीएनस करते हैं साथ में। दोनों बोला तू कब से डायरेक्ट सेलिंग में फंस गया, दिस इज अ वेरी डर्टी इंडस्ट्री। मैं सर आप पढ़े लिखे करके भी ऐसा बोल रहे हो? तो बोला यस, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज वेरी डर्टी। विदेशों में अच्छा है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज वेरी डर्टी। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला कि तुम कर रहे हो तो तुमको नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई तुम्हें भी पता है, तुमने आंखें बंद कर रखी है। मैं व्हाई आर यू सेइंग सो? तो बोला कि ठीक है मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा। उन्होंने मुझसे मीटिंग का प्लान किया और हम लोग कनॉट प्लेस में 12 या 13 मार्च को इसी साल, मीनार रेस्टोरेंट है वहां पे मिले। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बताया नहीं था, उन्होंने 2 अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग के और भी लीडर्स को बुला रखा था और वो बहुत ही नामी गिरामी लीडर्स हैं, यूट्यूब स्टार है वो लोग। उन लोगों को भी बुला रखा था प्लान देखने के लिए। और बहुत नामी कंपनीज भी है इंडिया की, एक कंपनी जो बोलती है हमारा सबसे बड़ा टर्नओवर, और एक कंपनी जो अभी फिलहाल बोल रही है कि हमने सबसे तेजी से ग्रो किया। उन दोनों को बुला रखा था उन्होंने, और मैं नाम लेने में भी नहीं हिचकिचाऊंगा, जो सच साच को आज किया, वेस्टेज और ओके लाइफ के, दोनों के एक एक लीडर को उन्होंने बुला रखा था और मुझे बोला तो पीछे बैठ जा। उसके बाद वो बैठ गए, बोला कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूं और ये दोनों कंपनी अभी बहुत नाम में है, तो आप दोनों मुझे ये बताइए कि मैं आप ही की कंपनी क्यों ज्वाइन करूं, जिसकी कंपनी मुझे अच्छी लगेगी मैं ज्वाइन करूं। 4-5 मिनट तक तो वो लोग अपनी कंपनी के बारे में बात करते रहे। 5 मिनट के बाद दोनों में बहस शुरू हुई और 10 मिनट के बाद दोनों गाली गलौज कर रहे थे। वो उठ के मेरे पास आ गए, बोला ये देख, ये है तुम्हारे इंडस्ट्री की सच्चाई इंडिया में, जिस वजह से 90% आम आदमी इस गंदगी से दूर ही रहना चाहता है। उन्होंने मुझे बोला कभी तुमने देखा है कि आनंद महिंद्रा रतन टाटा को गाली दे रहा है, दोनों सेम प्रोफेशन में, कभी दोनों में बहस होते हुए देखी है? कभी देखा है एयरटेल का मालिक आइडिया के मालिक को गालियां निकाल रहा हो? वो लोग बिजनेस कंपटीशन करते हैं, कंपेयर भी करते हैं। आप 4 मोबाइल के मॉडल का कंपेयर देखोगे तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि इसके पास तो कैमरा अच्छा नहीं है, इसके पास तो वो लिखते हैं कि हमारा कैमरा इतना है, इससे इतना ज्यादा बेहतर है, हमारा बैटरी इतना ज्यादा बेहतर है, वो अपनी अच्छाइयों को बताते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में पॉलिटिक्स की तरह हो गई है, जहां पे सिर्फ दूसरे की बुराइयां बताते हैं।
बिल्कुल। दूसरे की बुराइयां बताते हैं, अपनी अच्छाइयां बताने की बजाय दूसरे की बुराइयां बताने में ज्यादा यकीन करते हैं। इसीलिए इंडिया में पब्लिक जितना दूर पॉलिटिक्स से रहना चाहती है उतना ही दूर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रहना चाहती है। और यही रीजन है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। खैर, उन्होंने मुझे ज्वाइन तो नहीं किया, बट उन्होंने मुझे एक लाइफ लॉन्ग लेसन दिया कि जब भी आप किसी कंपनी के साथ, हम देखते हैं कि लोगों का रहता है, मुझे भी बहुत सारे लोग, और शायद वो इस सेशन में भी जुड़े होंगे, अभी सुनीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, वो जानती है। उन्होंने अभी मुझे 2-3 दिन पहले एक वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने के लिए बोला बहुत दिन से बात कर रहे हो, वो मुझे अपना प्लान देना चाहता है। मैंने कहा आप लोग इसी रस्साकसी में फंसे रहोगे, वो आपको अपना प्लान देने की कोशिश करता रहेगा। आप बोला कि हमारी कई बार बात हो चुकी है। मैंने कहा इतनी बार अगर आप नए लोगों से बात करोगे, हमारे पास इंडिया में पूरा समंदर खुला हुआ है। और इसीलिए जो इतनी तेजी से बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया में आ रही है, उसका रीजन यही है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग अभी बच्चा है, पैदा भी नहीं हुआ है ठीक से। बोलते ना माँ की गोद से उतरा नहीं है अभी। अभी लोग बोलते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग का टाइम आया, अभी डायरेक्ट सेलिंग का यौवन भी नहीं आया, युवावस्था भी नहीं आया, अभी चलना भी नहीं शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में। 4-5% लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं, कुछ भी नहीं होता है। पूरा अथाह समंदर पड़ा हुआ है। लोगों की कंप्लेन होती है लोग नहीं मिलते। ये एक ऐसा देश है जहां पे 2 लोगों की साइकिल टकरा जाए तो 25 लोग तमाशा देखने वाले खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। लोग नहीं मिलते क्योंकि हम लोगों के पास निकल के जाते नहीं, बात नहीं करते। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूं। अभी कुछ दिन पहले गुजरात की एक लीडर है, उनसे, सोनल बेन है, उनसे मेरी बात हुई थी। वो बोलती थी, उन्होंने मुझे बताया कमाल की बात कि उन्होंने बोला कि हिम्मत चाहिए डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। तो मुझे उनसे ये सीखने को मिला, उन्होंने बोला कि मैं जब तक 8 स्टार बनी थी तो मेरे को इतनी इनकम नहीं आती थी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर सकूं। मेरे घर वाले नहीं करने देते थे। मैं घर से निकलती थी और रात को 10 बजे ट्रेन से अकेली लौट के आती थी। पूरे दिन में 30-30, 40-40 लोगों से मिलती थी। और इसकी वजह से शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट टर्नओवर गिविंग लीडर इन गुजरात, सूरत नाउ। तो इस तरह से हिम्मत चाहिए डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, और हिम्मत चाहिए सच बोलने के लिए। तो जब भी हम किसी डायरेक्ट सेलिंग का माहौल इंडिया में खराब कर दिया गया है, उसके लिए और भी बहुत सारे रीजन है कि एक तो फेक कंपनीज इंडिया में बहुत आ जाती है, बहुत सारी नकली कंपनीज आ जाती है, लोगों को भरोसा दिलाना आसान है। दूसरा, जो आपको अगर भरोसा दिलाना है कंपनी को या लोगों को, लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लोग बात करने को ही नहीं तैयार होते। आप कोई भी कंपनी कर रहे हो, सबसे पहले अपने अपने आप से पूछिए कि क्या आपको उस कंपनी पे, उस प्लेटफॉर्म पे पूरा भरोसा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत सालों से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और अपने बच्चों को नौकरी का इंटरव्यू करने के लिए भेज रहे हैं। अगर आप सालों से डायरेक्ट से, अगर कोई नया है फिर कर रहा है तो समझ में आता है। अगर आप सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, इसका मतलब ना तो आपको अपनी कंपनी पे भरोसा है, ना आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे भरोसा है। फिर बाहर वाले को कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल सेट करने के लिए जरूरी है खुद को एग्जाम्पल बनाना। डायरेक्ट सेलिंग में मोटिवेशनल स्पीकर्स के बहुत सारे कोट लोग देखने को पड़ते हैं, बहुत सारे लोग डीपी में लगाते हैं, बहुत सारे लोग स्टेटस में लगाते हैं, लेकिन शायद हम इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते कि खुद की जिंदगी में उसको लागू कर सके। मेरा जॉब छोड़ने का ये भी एक रीजन था, क्योंकि जब मैं लोगों से ये बोलता था तो मैं किस मुंह से ये बोलूं कि मैं खुद तो कर रहा हूं, तुम छोड़ दो, तुम डायरेक्ट सेलिंग को सब कुछ अपना दे दो। तो ये भी एक स्ट्रांग रीजन था कि डायरेक्ट सेलिंग में बोलते फॉलोअर्स बहुत बड़ा, लोग, कई लोग बोलते हैं कि मेरे साथ इतनी बड़ी टीम है, इतने बड़ा लीडर हूं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स तो बाबाओं के होते हैं, आसाराम बापू टाइप या मुरारी बापू टाइप जो बाबा होते हैं, फॉलोअर्स उनके होते हैं। क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मोह माया है त्याग दो, धन संपत्ति की लालच मत करो। खुद वो बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, खुद वो आलिशान कोठियों में रहते हैं। तो वो सिर्फ कहते हैं, कुछ करते नहीं है। लेकिन लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो कहने से ज्यादा करके दिखानी पड़ती। अगर मैंने इस पूरे महीने में लोगों को बोला कि मैट्रिक्स क्वालिफाई करो, मैट्रिक्स क्वालिफाई करो, तो उसके लिए जरूरी था कि मैं करके दिखाऊं, इसलिए मैंने पहले हफ्ते में ही क्वालिफाई कर लिया था अपना। सो दैट अगर मैं दूसरों को बोलता रहूंगा तो होगा नहीं।
तो इसीलिए ये हिम्मत का काम है। मैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं उनसे जब लोगों को ये यकीन नहीं होता, एक बात तो याद रखिए कि यकीन दिलाना किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग भगवान पे यकीन नहीं करते। भगवान का भी याद तभी आता है जब बाकी सारे रास्ते उनके बंद हो जाते हैं। भगवान की भी याद तभी आती है, लोग मंदिर में, जब बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो मंदिर में तभी जब जाते हैं जब उनको लगता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, भगवान ही कुछ कर सकता है। तो भगवान के बारे में भी लोगों को ऐसा सोचना है। तो आप ये उम्मीद रखना छोड़ दीजिए कि हर बंदा आपकी बात मान लेगा। आप किसी दुकान पे जाते हैं साड़ी खरीदने के लिए, सूट खरीदने के लिए, मोबाइल लेने के लिए, आप 36 मॉडल 36 वैरायटी देखते हैं और उसके बाद मना करके आ जाते हैं। वो दुकानदार डिसअपॉइंट नहीं होता, अगले दिन से वो शटर बंद करके शहर छोड़ के भाग नहीं जाता। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक महीने में भी 10 लोगों ने ना बोल दिया, लोग डिसअपॉइंट हो जाते। आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, किसी भी बिजनेस में, एक दिन में आप किसी कार के शोरूम में चले जाइए, बहुत सारे लोग आते हैं मॉडल्स देख करके, पैम्फलेट्स लेकर के, ब्रोशर्स लेकर के जाते हैं, जिंदगी में कभी दोबारा शक्ल नहीं दिखाते। कई लोगों को तो जान पता होता है कि खरीदना नहीं है, फिर भी आते हैं। मॉल्स में बहुत सारे लोग ऐसे ही एसी की हवा में रहने के लिए गर्मी में कहाँ घूमेंगे चले जाते, तफरीह मार के सारे दुकानदारों को, सेल्समैन को परेशान करते आ जाते, बट उनमें से कोई अपनी दुकान नहीं बंद करता। हमारे यहाँ 10 लोगों ने ना बोल दिया, हम दुकान बंद कर देते हैं, हम काम करना बंद कर देते हैं। ये मत कीजिए। यकीन दिलाने की जहां तक बात है, यकीन करना ना करना सामने वाले की बात है। आपका नॉलेज पक्का होना चाहिए, आप उसको अपना बेस्ट बताइए। इसके लिए मैंने आज आप लोगों के लिए एक नया सेशन, इस सेशन में एक नया लेसन तैयार किया है। कहा जाता है कि हर सेशन में एक लेसन होना चाहिए, और टाइम भी अब होने वाला है। तो मैं ये लेसन दे करके जाना चाहूंगा कि जिन लोगों को लगता है कि ज्यादातर लोग ना ही बोलते हैं, मैं बोलता हूं कि 100% लोग ना बोलते हैं, फिर भी ये बिजनेस होता है। क्योंकि इस बिजनेस की कामयाबी ना में छिपी हुई है। अगर सारे लोग हाँ बोलेंगे, आप काउंट करना शुरू करो। आपने पहले महीने में 10 लोगों को बताया, जनवरी में आपने 10 लोगों को बताया, फरवरी में उन 10 ने 10 को बताया, 100 हो गए, मार्च में 1000 हो जाएंगे, अप्रैल में 10,000 हो जाएंगे, मई में 1 लाख हो जाएंगे, जून में 10 लाख हो जाएंगे, जुलाई में 1 करोड़ हो जाएंगे, अगस्त में 10 करोड़ हो जाएंगे, सितंबर में 100 करोड़, अक्टूबर में 1000 करोड़। इतनी पूरी दुनिया की आबादी भी नहीं है, बिजनेस खत्म। जनवरी में शुरू किया, अक्टूबर में बिजनेस खत्म। ये बिजनेस ही बंद हो जाए अगर सारे लोग हाँ बोलने लगे। लोग ना बोलते हैं तभी ये बिजनेस बचा हुआ है। इसीलिए ना सुन के खुश होना चाहिए। ऑन एन एवरेज 10% पे ये चलता है। 10 में से एक हाँ बोलेगा, वो 10वां आपकी किस्मत है कि पहला भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है। इस बिजनेस में कामयाब वही होगा जो 9 ना सुनने के बाद भी 10वें को उसी जोश, उसी हिम्मत के साथ बोलने की हिम्मत रखे। ये हिम्मत का काम है। इसके लिए मैंने मुझे लग रहा था कि कोई एक बड़ा मौका आएगा तब मैं ये सारे ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये चैलेंज दूंगा। ये एक चैलेंज है, जैसे बीच में कुछ दिन आया था ना बकेट चैलेंज, आइस बकेट चैलेंज, ये एक चैलेंज है जो मैं आप सबको देना चाहता हूं। इस चैलेंज में मैं आपको कुछ नहीं देने वाला, कंपनी आपको कुछ नहीं देने वाली। जो ये प्लान है वो आपको फायदा देगा। ये है गो फॉर नो चैलेंज। आपको टारगेट देना है कि मुझे 3 महीने में कम से कम 300 लोगों से ना सुनना है। ये चैलेंज हाँ सुनने के लिए नहीं है, ये चैलेंज कन्विंस करने के लिए नहीं है। ये चैलेंज का नाम ही मैंने रखा है गो फॉर नो चैलेंज। आपको 3 महीने में 300 लोगों की ना सुननी है। यकीन मानिए जो आज शुरू करके 3 महीने में ये काम करता है वो कम से कम 3 महीने में 6 स्टार तो जरूर होगा। डेफिनेटली। आज ज्वाइन करके अगर 300 लोगों का ना सुनने का ये मतलब नहीं है कि हाँ भाई ना बोल। आप उनको प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में और डेमो दिखाइए, ये काम कीजिए और उनको ना बोलने दीजिए। आप वहां हाँ सुनने के लिए नहीं जा रहे, याद रखिए आप ना सुनने के लिए जा रहे हैं। आपको हर महीने 100 लोगों की ना सुननी है, यानी हर दिन कम से कम 3-4 लोगों को आपको ये प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना है, ना सुनना है, थैंक यू बोलना है, आ जाना है। ये अब करना शुरू कीजिए। 3 महीने में 300 लोगों का गो फॉर दिस नो चैलेंज। मैं दावा करता हूं कि जो इंसान कल ज्वाइन करके इस बिजनेस को शुरू करेगा वो 3 महीने में कम से कम 6 स्टार तो जरूर बनेगा। 7 स्टार भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग ये गो फॉर नो चैलेंज को शुरू कीजिए, क्योंकि ये प्लान इतना अच्छा है, आपके पास प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि अगर आपने गलत सलत भी डेमो दिखा दिया, गलत सलत भी प्लान बता दिया, खाली सही सही प्रोफाइल बता दो। प्लान और डेमो आपको नहीं आता होगा ना अगर आप नए हैं। प्रोफाइल तो 4-5 लाइन इंपॉर्टेंट जो है
वो याद रख लीजिए, या वो आपके पास लिखा हुआ है बुक में, वो बता दीजिए। प्रोफाइल तो सही सही बता देते हैं। अगर आपने 300 लोगों को सही सही प्रोफाइल भी बता दिया तो 30 लोगों की टीम बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो डॉक्टर। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम 300 लोगों को बताते ही नहीं। याद कीजिए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट 3 महीने में 300 लोगों को प्लान दिखाया होगा? शायद कोई नहीं। कितना भी घटिया प्लान आप जाकर के शो करो, कितना भी घटिया डेमो आप कर दो, आपके पास सिरिंज नहीं है, आप एक ग्लास उठाओ और ग्लास से ऐसे पानी उड़ेल दो सैनिटरी नैपकिन के ऊपर, हमारा सैनिटरी नैपकिन इतना बेशरम है कि उसको भी अब्सॉर्ब कर लेगा। तो भी आप अगर उसको छूने के लिए बोलोगे तो भी उसको ड्राई लगेगा, फिर भी कोई ना कोई 300 में से फिर भी 30 लोग खरीद लेंगे। तो ये गो फॉर, क्योंकि जब आप हम हाँ सुनने की उम्मीद लेकर के जाते ना, मैंने बोला ना कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल वही होगा जिसको दुनिया पागल बोलना शुरू कर दे। तो आम इंसान, नॉर्मल इंसान 90% की कैटेगरी वाला हाँ सुनने के लिए जाता है, और हम पागल हम ना सुनने के लिए जाएंगे। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप तो आए ही ना सुनने के लिए थे। आपको ये नहीं लगेगा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, यानी कल के लिए आपके पास एनर्जी बची रहेगी। आपका टारगेट ही यही है, कल से हमारा नया बोनस, कल ये बोनस मंथ खत्म होगा, परसों से हमारा नया बोनस मंथ शुरू होगा, यानी 27 सितंबर से 27 अक्टूबर, 27 फिर 26 अक्टूबर, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर तक का आपका ये टारगेट है कि आपको कम से कम 300 लोगों से ना सुनना है, बिना बताए नहीं। आपको प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान बताना है। प्रोडक्ट के बारे में पूरी रामायण नहीं पढ़नी, आपको जो भी चीजों का डेमो आपके पास अवेलेबल है, डेमो दिखा दीजिए और प्रोडक्ट के बता दीजिए कि ये प्रोडक्ट है, ये काम करता है। प्रोफाइल अच्छे से रख लीजिए, प्रोफाइल अच्छे से बता दीजिए, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल में ही इतनी ताकत है कि 10% लोग सिर्फ प्रोफाइल सुन के ज्वाइन कर लेते। अब ये 10% कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करेगा कि आप कितने लोगों को ये प्रोफाइल बता रहे हैं। और आप ये नहीं बोलिए कि मैंने 100 लोगों को बता दिया, 10 ने ज्वाइन नहीं किया। ये 300 लोगों को बताने का है। हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग 271वें से शुरू हो और उसके बाद सारे ज्वाइन करें। इससे आपको दो फायदे होंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। आप हर प्लान देने के बाद ये सोचेंगे कि क्या सुनने के बाद इस बंदे का मुंह बनने लगा। आप खुद को इंप्रूव कर पाएंगे, और 300 प्लान देने के बाद आप इतने बड़े मास्टर हो जाएंगे कि कोई अगर नार्को टेस्ट वाला इंजेक्शन भी आपको लगा दे तो भी आप सही सही प्लान दे देंगे। आपको जिंदगी में कभी किसी के सपोर्ट की, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लान की एक एक गहराई को समझ जाएंगे। जितनी बार आप प्लान देंगे आपको एक नई चीज दिखेगी। जितनी बार आप प्रोडक्ट का डेमो करेंगे आपका स्किल इंप्रूव होगा। 3 महीने इनकम नहीं आई चलेगा, 3 महीने इनकम नहीं आई चलेगा। 3 महीने का कोई कोर्स नहीं है दुनिया में जो आपको बहुत अच्छी इनकम दे दे। इसको एक कोर्स की तरह लीजिए। 3 महीने 300 प्लान आपको देना है, गलत दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि 100 प्लान के बाद आप खुद देखेंगे कि मैं सबसे बड़ा मास्टर हो गया हूं। मैं डॉक्टर अनुराग या रुपेश जैन या मनोज जावा से भी अच्छा प्लान दे सकता हूं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम देते नहीं। नंबर ऑफ प्रैक्टिस आप देखा होगा, सचिन तेंदुलकर ऐसे ही महान नहीं बने थे। वो 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते थे नेट्स पे। आपको पता है बॉलिंग में एक बॉलिंग मशीन होती है जो बॉलिंग करती है। वो बॉलिंग मशीन की जरूरत क्यों पड़ी कि बैट्समैन तो प्रैक्टिस करना चाहेगा पूरे दिन, ये पूरे दिन साला बॉलिंग कौन करेगा? उसको इतना प्रैक्टिस कराने के लिए बॉलिंग कौन करेगा? इसीलिए बॉलिंग मशीन की जरूरत पड़ी। वो बॉलिंग मशीन बॉलिंग करती रहती है और बैट्समैन अकेला प्रैक्टिस करता रहता है। गलत ही करेगा कोई बात नहीं, कौन सा आउट हो रहा है, कौन देखने आ रहा है? वहां पे कोई ताली बजाने के लिए भी कोई नहीं है, गाली देने के लिए भी कोई नहीं। तो जब आप गो फॉर नो चैलेंज के लिए जाते हैं तो आपको पता होता है कि आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे कंपनीज में होता है ना कि कोर्स कर, एमबीए का कोर्स कराने के बाद वो किसी कंपनी में भेज देते हैं ओजेटी के लिए। आप इसको ओजेटी पीरियड मान के चलिए कि आपको लाइव ट्रेनिंग लेनी है प्लान देने की। आपको कोई जज करने वाला वहां पे नहीं है। जिस बंदे को आप प्लान देने गए वो जिंदगी में पहली बार सुन रहा है, वो आपसे कम ही जानेगा, वो आपको जज नहीं कर सकता। आपकी कोई तारीफ करने वाला भी नहीं है। कोई आपको, आप तो अपलाइन नहीं बैठा हुआ जो आपकी एडिफाई करने के लिए ताली बजाएगा कि आपने बहुत अच्छा डेमो किया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। आप ही वहां पे राजा हैं, आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, आप ही मुजरिम हैं, आप ही पुलिस हैं, सब कुछ है। आप जाइए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कंपनी का प्रोफाइल बताइए, प्रोडक्ट्स का डेमो कीजिए और बिजनेस प्लान जैसा आता है आधा कच्चा पक्का देना शुरू कीजिए।
पर्पस है 300 लोगों को प्लान देना, चाहे वो 300 के 300 ना बोले। ये जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ एवरेज कहिए, उसके हिसाब से आप 6 स्टार तो बन ही जाएंगे। बट स्टिल अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप प्लान देने के मामले में, 101 प्लान देने के मामले में इतने बड़े मास्टर हो जाएंगे कि फिर लोग आपसे सीखने आएंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। और आज के सेशन में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता था कि आने वाले 3 महीनों को बाकी चीजों को छोड़ करके जितने भी न्यू ज्वाइनर है, अगर आपको लगता है कि आपका काम अच्छा चल रहा है, आप लोगों को प्लान देते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, जिनके भी मन में ये भावना हो कि कोई ज्वाइन नहीं करता, वो सिर्फ 3 महीने मेरी बात मानिए और 3 महीने तक लोगों को आप अपना प्रोडक्ट बुक उठाइए, प्लान वाला जो बुक आपने रखा हुआ है, डायरी रखी है वो उठाइए, 300 लोगों की लिस्ट बनाइए किनको प्लान देना है। और जिन लोगों को लगता है कि हमें लोग नहीं मिलते, मैं आपको बोलूंगा फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे फालतू एड्स आते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने नंबर दिए होते हैं। उसमें से नंबर स्क्रीनशॉट लो, नंबर पे कॉल करना शुरू करो, सर हम आपको एक बिजनेस प्लान के बारे में बताना चाहते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं आप कब फ्री हैं मैं तब बताऊंगा आपको। यकीन मानिए कि आप ऐसा भी करेंगे तो भी हर 7-8 कॉल में से 2 लोग आपकी बात सुनने को तैयार हो जाए। रैंडमली भी अगर आप कॉल करेंगे, आप सड़कों पे घूमते हैं, बहुत सारे बैनर्स पोस्टर्स लगे होते हैं जिन पे नंबर होते हैं, लोग बोलते हैं हमें एडवर्टाइजमेंट करना नहीं आता, या एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होगा। यार डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो दूसरे के एडवर्टाइजमेंट से नंबर देकर के आप काम चला सकते हो। बिल्कुल। मैंने अपना कभी पैम्फलेट नहीं छपवाया, ये जो बाकी कंपनी वाले हर्बल वाले जो पैम्फलेट बांटते हैं, मैं उसमें से नंबर लेता हूं, उनको फोन करता हूं। मैं फेसबुक पे पोस्ट, ये एडवर्टाइजमेंट, ओपीपी ये सब नहीं देता, दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाले अपने प्लान का देते हैं, जो लोग प्लान पूछते हैं मैं उनको कांटेक्ट करता हूं, वो प्लान ढूंढ रहे हैं। तो इंडिया में ना पॉपुलेशन, लोगों की कमी नहीं है। अगर आपको लोग नहीं मिल रहे तो ये खाली बहाना है, आप लोग ढूंढ नहीं रहे और आप बोल रहे हैं कि लोग नहीं मिल रहे। और अब तो सोशल मीडिया ने इस काम को बहुत ही आसान बना दिया।